नमस्कार साथियों, डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण जो शिक्षण है, उस विषय में साइंस से रिलेटेड जो प्रश्न हैं, उनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो जो बार-बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसे प्रश्नों को हमने लिया है। तो उसी श्रृंखला में पहला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला, फूड चेन किसे कहा जाता है? जब यह प्रश्न आए तो आपको कितना पेपर में लिख के आना है, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं। जो भी कुछ हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, हम उसे भोजन कहते हैं। यानी भोजन क्या है? जो प्राणी मात्र को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वो भोजन है। हम वो भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ये जो ऊर्जा है, यह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से ही एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती हैं। यानी एक जीव जब दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, खाद्य के रूप में ग्रहण करता है, तो वहाँ से ऊर्जा जो है एक जीव से दूसरे जीव में शिफ्ट हो जाती है। अब हम जानते हैं कि ऊर्जा का प्रमुख केंद्र या खाद्य श्रृंखला का प्रमुख बिंदु कौन है? तो वो है उत्पादक। यानी कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं एक्चुअल में, वो हैं हरे पौधे या जो पौधे हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी श्रृंखला हो, लगभग हर खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे या घास ही जो हैं भोजन का मूल स्रोत हैं, यानी इन्हें उत्पादक कहा जाता है। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। मैं आपके सामने 2 उदाहरण यहाँ फ़ोटो में बता दूँगा, जो आपको अच्छा लगे। चूँकि 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपको ऊपर जो परिभाषा भी मैंने आपको बताई है, वो लिखनी है और इसका एक फ़ोटो बना के आना है। तो फ़ोटो के स्थान पे आप ऐसा गोला बना-बना कर लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिख दिया घास, तो सबसे पहले आपने लिखा घास। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाएगा। कौन खाएगा? टिड्डा। फिर आपको दूसरा गोला बना के लिखना है टिड्डा। टिड्डे को फिर खाएगा चूहा। कौन खाएगा? चूहा। चूहे को फिर कौन खाएगा? चूहे को खाएगा साँप और साँप को खा जाता है बाज और बाज जो है मरने के बाद जीवाणु द्वारा अपघटित कर दिया जाता है या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। तो यह एक श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला, जो इस प्रकार से चलती रहती है। तो आप जो है वहाँ इस प्रकार से लिख के आ सकते हैं, बना के आ सकते हैं। तो आपको पूरे 3 नंबर दे दिए जाएँगे। अगर आप ऊपर वाला नहीं बनाओ तो ये वाला फ़ोटो बना के आ सकते हो। आप ऐसा गोला बना के लिख देना घास, फिर आप उसको गोले के बाद में लिख देना हिरण और हिरण के बाद एक एक्स्ट्रा गोला बना के लिख देना है आपको लोयन यानी शेर। तो शेर आप जब ये तीनों लिख दोगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि घास जो है भोजन निर्माता होते हैं और फिर घास को शाकाहारी जीव हिरण, गाय वगैरह खा लेते हैं और उनको जब मांसाहारी जीव शेर वगैरह खा लेते हैं तो यह एक श्रृंखला कंप्लीट होती है। तो श्रृंखलाएँ कई प्रकार की हो सकती है, तो आपको जो दोनों में से अच्छा लगे उदाहरण वह लिख के आ सकते हो। और यदि यही प्रश्न 6 नंबर का पूछे तो आपको 3-4 बातें एक्स्ट्रा लिख के आनी है। वो कौन-कौन सी हैं? पहली बात तो ये कि खाद्य जो श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा एकल दिशात्मक चलती है, यानी कि एक जीव के खाने के बाद दूसरे जीव में ऊर्जा जाएगी। जैसे कि घास को हिरण खाएगा तो हिरण में ऊर्जा गई घास से और फिर हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा तो हिरण से ऊर्जा किसमें गई? शेर में। तो इस प्रकार जो है ऊर्जा चलेगी और ये जो ऊर्जा चलती है, यह विपरीत दिशा में नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि पहले शेर से ऊर्जा हिरण में आ जाए और हिरण से ऊर्जा आपको घास में मिले, ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात, प्रत्येक जीव खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान रखता है। अगर एक भी जीव को हटा देंगे तो खाद्य श्रृंखला अपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद अंतिम जो यहाँ से याद रखना है वो ये है कि एक टाइम पे एक जीव एक से अधिक श्रृंखलाओं में हो सकता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखें कि जैसे मान लो घास था, घास को हिरण भी खा रही थी और घास को टिड्डा भी खा रहा था। तो टिड्डे वाली श्रृंखला अलग थी खाद्य श्रृंखला और आपके जो हिरण वाली श्रृंखला है वो अलग थी। तो एक टाइम पे एक जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं का हिस्सा हो सकता है। तो अगर आप यहाँ तक का लिख के आएंगे तो पूरे 6 नंबर देंगे आपको और जो उपरोक्त चित्र और ऊपर की जो खाद्य परिभाषा है खाद्य श्रृंखला की वहां तक का लिखोगे तो आपको जो है 3 नंबर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर का यह प्रश्न भी दिया जाता है। इसमें है कि आवास में आजकल के जो आवास हैं, भवन निर्माण किए जा रहे हैं, तो हम जहाँ रह रहे हैं, उस जगह में पुराने समय से वर्तमान समय में क्या बदलाव हुआ है? तो समय के साथ-साथ आवास निर्माण, भवन निर्माण की प्रक्रिया में क्या-क्या बदलाव हुए? तो आपको 3 नंबर के प्रश्न में मुख्यतः 5-6 बिंदु बना के लिखने हैं। पहला बिंदु ये है कि हम स्वास्थ्यप्रद स्थान में जो है आजकल रहने लगे हैं। ऐसे स्थान जो हॉस्पिटल के आस-पास हैं,
तो वहाँ हम रहने लग गए हैं। दूसरी बात क्या है कि सड़क के किनारे मकान ज़्यादा बनने लग गए हैं क्योंकि वहाँ से यातायात की सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो जाती है। आजकल के जो आवास हैं, उनमें नल और बिजली की पहुंच हर घर तक हो चुकी है। चौथा पॉइंट क्या है कि आवास के चारों ओर सुरक्षा के लिए अच्छी दीवार खड़ी की जाती है। पांचवा बिंदु क्या है, आवास बनाने से पहले यूआईटी या विकास प्राधिकरण द्वारा एक नक्शा जो है दिया जाता है, उस नक्शे के हिसाब से आवास बनाए गए हैं। और जो आवास आजकल बन रहे हैं भवन, उनमें रोशनदान अच्छे मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के और अच्छे रोशनदान, यानी कि जिनमें पर्याप्त मात्रा में हवा पास हो सके, और डिजाइन वाले दरवाजे और खिड़कियां जो है पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक घर में एक ही खिड़की एक ही दरवाजा है, तो कई सारे दरवाजे खिड़कियां आपको देखने को मिलेगी। अंतिम बात क्या है, स्थापत्य में भी मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण देखने को मिलता है। नवीन प्रणाली का प्रयोग करके आवास बनाए जा रहे हैं। तो यह 3 नंबर का प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि यातायात का सस्ता साधन कौन सा है? तो हम उनको एक-एक करके देखते हैं कि यातायात के साधन कौन से हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जो ले जाने के साधन होते हैं, वह यातायात के साधन कहलाते हैं। प्राचीन समय में यह यातायात का कार्य पशुओं द्वारा कराया जाता था और पशु गाड़ी द्वारा करवाया जाता था, किंतु आजकल बदलते समय में यातायात के साधन भी जो हैं तीव्रता से उनमें विकास हुआ है और आजकल हम ट्रक, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि का प्रयोग यातायात के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सड़क यातायात या सड़क मार्ग के बारे में कि सड़क यातायात किस प्रकार का है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से ले जाने के लिए कच्चा या पक्का मार्ग बना दिया जाता है, तो वह सड़क रास्ता या सड़क यातायात कहलाता है। कच्ची मिट्टी की जो सड़क होती है, कच्ची मिट्टी की सड़क बनी होती है और वहीं पक्की मिट्टी, मतलब जो कच्ची सड़क होती है वो तो मिट्टी की बनाई जाती है, जबकि जो पक्की सड़क होती है उसमें कंक्रीट, सीमेंट आदि, तारकोल आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका सड़क मार्ग। अगला मार्ग देख लेते हैं और अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालेंगे कि सस्ता कौन सा पड़ेगा। फिर देखते हैं रेल। लोहे की पटरियों पर अनेक डिब्बों के साथ दौड़ती जो रेलगाड़ी होती है, उसमें एक साथ कई सारा जो है सामान लाद के ले जाया जा सकता है, यानी कि हजारों टन माल को एक साथ जो है रेल के यातायात के माध्यम से सुगमता से एक स्थान पे दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। तीसरा मार्ग है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग जो है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई विमान के सहायता से जो है यातायात किया जाता है और ये जो है काफी महंगा होता है। अन्य साधनों की तुलना में यह महंगा है, सड़क और रेल की तुलना में तो काफी ज्यादा महंगा है। तो इसका उपयोग ज्यादा रूप से, मुख्य रूप से जो है यातायात के साधनों के रूप में केवल आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। सामान लोडिंग के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है जल मार्ग। जल नाव और जहाज में जो है जो पानी के ऊपर चलती हैं, तो इस माध्यम से भी काफी बड़े बड़े सामानों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि सबसे अच्छा जो मार्ग है वह रेल और सड़क मार्ग हैं और उसके बाद जल मार्ग सबसे अच्छा है और सबसे खर्चीला मार्ग है हवाई यातायात। तो यातायात के सबसे अच्छे साधन हैं रेल और सड़क मार्ग। सड़क मार्ग भी जो है अगर नजदीकी क्षेत्र के आसपास है तो बहुत ही सामान्यतः बहुत कम खर्चे में जो है सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है और रेल मार्ग में तो लाखों हजारों टन जो है एक साथ माल पहुंचाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जैव विविधता क्या है और इसके उपयोग लिखिए। तो जैव विविधता का प्रश्न आए तो 3 नंबर और 6 नंबर दोनों का आ सकता है। तो 3 नंबर में कितना लिखना है, तो सबसे पहले देखते हैं। जैव विविधता का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर जीवन में विविधता है, जीव कई सारे हैं और परिवर्तनशील हैं, तो लगातार बदलाव होता जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जैव विविधता शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जैव विविधता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक जिसका अर्थ है जीव विज्ञान या जीवन, जीवित प्राणियों से संबंधित है। विविधता दूसरा शब्द है जिसका अर्थ है विभिन्न चीजें या विविधता की एक श्रृंखला, कई एक समान जो जीव, मतलब जो जीव हैं उनमें कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। जैव विविधता आनुवंशिक हो सकती है, किसी प्रजाति में पाई जा सकती है या किसी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से देखने को मिलती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जैव विविधता के महत्व क्या क्या हैं। तो सबसे पहला महत्व है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या है, देखिए जैव विविधता को हम प्रत्यक्ष रूप से भोजन, ईंधन,
चारा या इमारती लकड़ी या उद्योगों के कच्चे माल की तरह देख लेते हैं। तो भोजन को बेचकर भोजन से जो है अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, ईंधन को बेचकर उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, चारे से पैसे कमाए जा सकते हैं, इमारती लकड़ी से पैसे कमाए जा सकते हैं और उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है प्रोवाइड करवा के उससे आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। तो हम भोजन, धान, अनाज, फल, सब्जियां आदि जो हैं इस जैव विविधता के कारण हैं, एक समान चीजें नहीं हैं। भोजन हमें मिल रहा है, हमें धान यानी चावल भी मिल रहे हैं, कई प्रकार के अनाज देखने को मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रहे हैं। तो इनसे क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अगला देखते हैं औषधीय महत्व। औषधीय महत्व क्या है कि कई अलग-अलग प्रकार की जड़ी-बूटियां हैं और वह जड़ी-बूटियां किसी न किसी प्रकार के रोग को ठीक करने में काम में ली जाती हैं। जैसे असाध्य मलेरिया की जो ज्वर है, उस टाइम पे जो बुखार आता है, उसे सिनकोना वृक्ष की पादप की छाल से जो है कुनेन की गोलियां बनाई जाती हैं। तो सिनकोना वृक्ष की छाल उसमें काम में आती है। तो हम कह सकते हैं कि औषधीय महत्व भी जैव विविधता का देखने को मिलता है। तीसरा है पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व क्या है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पे डिपेंड करती है। अगर खाद्य श्रृंखला की तरह एक भी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो दूसरी प्रजाति की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे जैव विविधता चक्र गड़बड़ा जाता है। उसके बाद चौथा बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। तो पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां होने के कारण जो है लगभग हर जीव पर्यावरण पर हर जो पेड़ पौधा है वह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में योगदान प्रोवाइड करवाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण निस्तारण के लिए भी जैव विविधता जरूरी है। उसके बाद अगला ये है, यदि आपसे पूछे कि यातायात के नियम लिखिए, 3 नंबर का पूछे तो आपको लिख के आना है कितना, जो आपको 4 से 5 पॉइंट बना के लिखने हैं। और अगर पूरे 6 नंबर का प्रश्न पूछे तो आपको पूरा लिख के आना है। जैसे भी आपको मैंने बताया था कि जैव विविधता में यदि केवल परिभाषा पूछे तो आपको यहाँ तक का लिख के आना है, स्टार्टिंग से लेके यह जो यहाँ तक लिखा हुआ। और अगर उसका आपको उपयोग भी महत्व भी पूछे तो आप पूरे 6 नंबर तक का जो हमने आपको यहाँ 4 उपयोग बताए वहां तक का लिखे। यातायात के नियमों में आप 6 5 6 उपयोग या 5 6 जो है इसके नियम लिखेंगे तो आपको 3 नंबर दे देगा। और अगर पूरे 10 के आसपास के नियम लिख देंगे तो आपको 6 नंबर देगा। तो पहला नियम क्या है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप वाहन न चलाएं। दूसरा क्या है कि कम उम्र में बच्चों को वाहन चलाने न दें। कम उम्र का मतलब जिनका ड्राइविंग लाइसेंस न बना हो और ऐसा वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, जिसकी आरसी नहीं बनी हो, उसको भी नहीं चलाने देना चाहिए। ऐसी गाड़ी जिसका इंश्योरेंस नहीं हो, जिसका बीमा नहीं हो, उसको भी नहीं चलाना चाहिए। बिना परमिट के जिसको कहीं जाने आने की आज्ञा न हो, ऐसी वाहन भी नहीं चलाना चाहिए। और एक ऐसा वाहन जिसका प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बना हो, ऐसे वाहन को भी नहीं चलाना चाहिए। आगे देखते हैं और कौन से उपयोग हैं या और कौन से नियम हैं जिनका हमें पालना करनी चाहिए। दुपहिया वाहन पर 2 ही सवारी बिठाएं, 2 से अधिक या 3 सवारी न बिठाएं। वाहनों के आगे और पीछे निर्धारित नाप के नंबर लगाएं। जो गाड़ी की नंबर होती हैं, गाड़ी की जो प्लेट होती है नंबर प्लेट, उसको निर्धारित स्थान पर और निर्धारित जो है फ़ॉन्ट वगैरह में लगवाएं। जब तक केवल सरकारी गाड़ियों में ये छूट होती है कि वो उनके आगे जो है विशेष नाप का कुछ नंबर प्लेट के वहां कुछ लगा सकते हैं। आगे देखते हैं अगले जो आपको याद रखने हैं नियम कि निर्धारित गति सीमा से जो लिमिट है, स्पीड लिमिट, उससे अधिक लिमिट में गाड़ी ना चलाएं। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। मोबाइल चलाते से गाड़ी चलाते समय मोबाइल आदि का प्रयोग न करें। वाहन चालक गलत साइड से ओवरटेक नहीं करे, यानी कि गलत साइड से, रोंग साइड से जो है किसी को ओवरटेक ना करे, क्योंकि गलत साइड से ओवरटेक करने का प्रयास करेंगे उस चक्कर में एक्सीडेंट या दुर्घटना होने का जो है खतरा रहता है। बस, मिनी बस, जीप या टेम्पो में ज्यादा सवारी न बिठाएं, उनको साइडों में लटकने के लिए मना करें। दोपहिया वाहन पर आईसीआई मार्क देखें। आईसीआई मार्क द्वारा जो हेलमेट जारी किया गया है तो वह हेलमेट ही पहने जिस पे आईसीआई मार्क लगा हो। अंतिम है ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, टेम्पो आदि के पीछे रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें ताकि पीछे से आने वाले रात के समय जो है जल्दी से वो पहचानने में आ सके। उसके बाद अगला देखते हैं कि रेलवे में सुरक्षा के कौन कौन से नियम हैं।
तो 3 नंबर का प्रश्न आए तो आप 4 बिंदु बना के लिखिएगा। तो रेलवे की सुरक्षा के नीचे से बात करते हैं, एक-एक करके पॉइंट जो छोटे हैं पहले उनको देखते हैं। जैसे किसी अनजान व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को जो आपको दिया जाए रेल में सफ़र करते समय, तो आप उसे न खाएँ और उसे न लें। दूसरी बात, यात्रा के समय अपनी सीट के नीचे आस-पास रखी किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएँ और अगर ऐसी कोई वस्तु आपको वहाँ मिलती है, तो उसकी सूचना तुरंत जो है रेलवे सुरक्षा गार्ड को, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को दें। गाड़ी में आग लग जाए रेलगाड़ी में या दुर्घटना हो जाए, तो आपातकालीन खिड़की का प्रयोग आप कर सकते हो, वहाँ आपातकालीन खिड़की लगी होती हैं। रेलगाड़ी में धूम्रपान नहीं करना चाहिए और जब रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो, तो वहाँ शौचालय का उपयोग भी ना करें और धूम्रपान भी न करें। यदि आपातकालीन हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हाँ, अब ट्रेन को रोकना ही पड़ेगा, तो उस समय आप जंजीर या चेन खींचकर उसे रुका सकते हो। उसके बाद ज्वलनशील पदार्थों को अपने साथ लेकर न जाएँ, जैसे कि गैस सिलेंडर, केरोसिन, पेट्रोल, डीज़ल डीज़ल इत्यादि को जो है आप रेलगाड़ी के वहाँ लेकर न जाएँ। रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर सुरक्षित पहुँचने के लिए पुल का प्रयोग करें, पटरी का प्रयोग न करें। पुल का मतलब जिसमें आप चढ़ के जा सकते हो, उसका प्रयोग करें, आप पटरियों को पार करते हुए न जाएँ। और क्या है अगला अंतिम नियम कि रेल यात्रा हमेशा टिकट लेकर करें और बिना टिकट के रेल पर न चढ़े। तो ये रेल में सुरक्षा संबंधित सामान्य नियम हैं। उसके अलावा आज दिन में भी मैंने संतुलित भोजन में इन रोगों की बात की थी, किंतु कुपोषण वाले इस प्रश्न को हम देख लेते हैं कि इसको आप कैसे याद रखोगे। पूरा आपको अच्छे से समझना है। पहला क्या है, कुपोषण क्या होता है? कुपोषण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंबे समय तक व्यक्ति को जो है संतुलित भोजन नहीं मिलता है, तो उसे विशेष प्रकार के रोग जो हैं लग जाते हैं। उन्हीं में से मेन रोग कौन से हैं? तो यदि यह प्रश्न 3 नंबर का आए, तो आपको इनमें से जो इतने सारे आपको रोग दे रखे हैं, इनमें से 3-4 रोगों के बारे में लिख के आना है। और अगर 6 नंबर का प्रश्न आए, तो पूरे जो है आपको 5 रोग और कुपोषण के प्रभाव लिख के आने हैं। तो सबसे पहले हम रतौंधी रोग को देखते हैं। तो रतौंधी रोग या रतौंधी जो है विटामिन कुपोषण का एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि विटामिन ए की कमी हो जाती है आपके शरीर में, जिससे आपको रात में कम दिखाई देता है या आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अगला है टोड स्किन। अब टोड स्किन को हम कहते हैं विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो आपकी जो मानव की त्वचा है, वो मेंढक के समान जो है किरकिरी हो जाती है, शुष्क और खुरदरी ऐसी त्वचा हो जाएगी। टोड का मतलब होता है छोटा मेंढक, छोटे मेंढक को टोड कहा जाता है। तो मेंढक के समान त्वचा हो जाए, तो वो भी विटामिन ए की अति कमी होने की वजह से होता है। सामान्य कमी से केवल रतौंधी रोग होता है। उसके बाद बेरी-बेरी रोग या स्नायु तंत्र का जो रोग होता है, वह रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी की कमी से इसमें क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? इसमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति अत्यधिक दुबला-पतला हो जाता है, शारीरिक क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। उसके बाद अगला रोग है पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बी3 की कमी से होता है, जिसे हम नियासिन कहते हैं। विटामिन बी3 को क्या कहते हैं? नियासिन या निकोटोनिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में जो है क्या हो जाता है? मसूड़ों में खून आने लगता है, जिसे हम पायरिया रोग कहते हैं। तो पायरिया रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। उसके बाद गलगंडिया घेंगा रोग। तो गलगंडिया घेंगा रोग क्या है कि आपको आपके शरीर में खनिज लवण आयोडीन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की। और आयोडीन की कमी होने से व्यक्ति का गला सूजकर लटक जाता है। तो यह रोग घेंगा या गलगंड रोग होता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि नमक में आयोडीन मिलाकर खाना चाहिए। अगला है रक्तहीनता या एनीमिया रोग। तो शरीर में लोहांश की कमी या लोह तत्व की कमी हो जाने से आपके हीमोग्लोबिन कम बनेगा और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है और इसी रोग को हम रक्तहीनता या खून की कमी या एनीमिया रोग कहते हैं। उसके बाद है सूखा रोग या रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है जिसमें छोटे बच्चों में हड्डियां मुड़ जाती हैं, तो यह सूखा रोग है। और इस रोग में आपको और बुढ़ापे में भी यह रोग होता है, उसे ओस्टोमलेशिया कहते हैं। किंतु आपको यहाँ याद रखना है कि छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा या रिकेट्स रोग होता है, जिसमें बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और ऐसे बच्चों को सूर्य की धूप जो है
देनी चाहिए, उनमें सूर्य की धूप में बिठाए रखना चाहिए ताकि उनमें विटामिन डी की कमी न हो। अगला रोग है रक्तस्राव। रक्त को बहने से रोकने वाला विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव की बीमारी या रक्त का थक्का न बनने की बीमारी हो जाती है। अब कुपोषण से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो व्यक्ति सही खान-पान नहीं रखता है तो उसका कद छोटा रह जाएगा, उसके शरीर का भार और लंबाई सही प्रकार से नहीं बढ़ती है और जो है व्यक्ति निस्तेज, चेहरे पर किसी प्रकार का विशेष तेज देखने को नहीं मिलेगा, दुबला-पतला रहेगा, कमजोर स्वास्थ्य रहेगा, उठने-बैठने, चलने-फिरने में समस्या आती है, त्वचा ढीली पड़ जाती है, बाल जो है रूखे रहते हैं और चेहरा सफेद या पीला पड़ जाता है। चेहरे शरीर में जो है उतनी शक्ति नहीं होती और शिथिलता आ जाती है, ठहराव आ जाता है लाइफ में। कोई रोग हो जाता है तो जल्दी ही थकान और जो है शीघ्र जो है थकान का अनुभव उसे होने लग जाता है। आँखें जो है अंदर धँस जाती हैं और चेहरा पीला और सूखा पड़ जाता है। तो ये लक्षण हैं आपके किसके? कुपोषण के प्रभाव। इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? तो संतुलित भोजन करना चाहिए। पहला तो क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन में जो है दूध को विशेष रूप से शामिल करना चाहिए। चिकित्सकों की देखरेख में आहार की जानकारी दें और अपने कैलोरी जो दिन भर में कितनी लेनी है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुके हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे।